तो दोस्तों फाइनली G20 नाम की जो मूवी है प्राइम वीडियो की तरफ से ये हमें देखने को मिल रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और एक तरह से स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। G20 एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पेट्रिसिया रिगेन ने किया है और इसे कैटलिन पैरिश, एरिका वीस और लोगन और नोआ मिलर ने लिखा है। फिल्म में वियोला डेविस, एंथनी एंडरसन, मार्साई मार्टिन, रेमन रोड्रिग्ज, एंटनी स्टार, डगलस हॉज, एलिजाबेथ मार्वल, सबरीना इम्पेसिएटोर और क्लार्क ग्रेग ने अभिनय किया है। G20 को 10 अप्रैल 2025 को प्राइम वीडियो के माध्यम से अमेजन MGM स्टूडियो द्वारा दुनिया भर में रिलीज किया जाना है। आधार: अमेरिकी राष्ट्रपति डेनियल सटन को अपने परिवार, साथी नेताओं और दुनिया की रक्षा करनी चाहिए जब दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में G20 शिखर सम्मेलन पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। 2. रालना: वियोला डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति डेनियल सटन के रूप में। 3. एंथनी एंडरसन: फर्स्ट जेंटलमैन डेरेक सटन और डेनियल के पति के रूप में। मार्साई मार्टिन: सेरेना सटन, डेनियल और डेरेक की बेटी। एजेंट मैनी रुइज के रूप में रेमन रोड्रिग्ज। एंटनी स्टार: रटलेज के रूप में। डगलस हॉज: ओलिवर एवरेट। एलिजाबेथ मार्वल: जोआना वर्थ। एलेना रोमानो के रूप में सबरीना इम्पेसिएटोर। गिदोन एमरी: वॉरेन पैक्सटन। क्लार्क ग्रेग: उपाध्यक्ष हेरोल्ड मोस्ली। क्रिस्टोफर फरार: डेमेट्रियस सटन, डेनियल के बेटे के रूप में। जॉन हुगेनाकर। मीव्हा अलानाली। थियो बोंगानी न्द्यालवेने। कॉनराड केम्प। जोसेफ स्टीवन यांग। इमैनुएल कास्टिस। शालेनी रनछोड़। डेविड जेम्स। नोक्सोलो दलामिनी। एंजेला सराफियान। उत्पादन: नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि वियोला डेविस फिल्म में अभिनय करने और इसका निर्माण करने के लिए तैयार है, जबकि पेट्रिसिया रिगेन इसका निर्देशन करेंगी। 4. 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के परिणामस्वरूप जुलाई 2023 में उत्पादन प्रभावित हुआ था। फिल्म को एक अंतरिम समझौता दिया गया था, हालांकि इसके बावजूद उत्पादन शुरू करने के लिए फिल्मांकन निर्धारित नहीं किया गया था। 5. और डेविस ने अगले दिन घोषणा की कि वह हड़ताल के समापन तक फिल्म नहीं बनाएगी। 6. मुख्य फोटोग्राफी आधिकारिक तौर पर जनवरी 2024 में केपटाउन में शुरू हुई, जिसमें एंथनी एंडरसन, मार्साई मार्टिन, रेमन रोड्रिग्ज, एंटनी स्टार, डगलस हॉज, एलिजाबेथ मार्वल, सबरीना इम्पेसिएटोर और क्लार्क ग्रेग शामिल थे। 7. मार्च की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त हो गया। 2. मुक्त करना: G20 को 10 अप्रैल 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर वैश्विक स्तर पर 240 क्षेत्रों में रिलीज किया जाना है। कैटलिन पैरिश एक अमेरिकी नाटककार, टेलीविजन लेखिका और फिल्म निर्माता है और एरिका वीस के साथ CBS पर द रेड लाइन की सहनिर्माता है। टेलीविजन में उनके काम में सुपरगर्ल, अंडर द डोम और एमिली ओवेंस MD भी शामिल है। एक नाटकों में ए ट्विस्ट ऑफ वाटर, 2 द डाउनपोर, 3 और द ब्यूरियल्स, 4 शामिल है, जो सभी उनके लगातार सहयोगी एरिका वीस के साथ बनाए गए थे। द व्यू फ्रॉम टॉल, 5 उनकी पहली फीचर फिल्म थी, जिसे उन्होंने वीस के साथ सहनिर्देशित भी किया था। व्यक्तिगत जीवन: पैरिश का जन्म और पालन-पोषण अटलांटिक बीच, फ्लोरिडा में हुआ और उन्होंने पिछले दशक को लॉस एंजिल्स में बिताया है। इसके बावजूद वह अभी भी शिकागो को अपना कलात्मक घर मानती है। 6. उन्होंने डेपॉल यूनिवर्सिटी के थिएटर स्कूल से थिएटर स्टडीज में BFA प्राप्त किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से स्क्रीन राइटिंग में MFA किया, जहां वह एनेनबर्ग फेलो थीं। वह वर्तमान में अपने पति, बेटे और अपने कुत्ते के साथ लॉस एंजिल्स में रहती है। थिएटर: 18 साल की उम्र में कैटलिन पैरिश ने अपने पहले नाटक द व्यू फ्रॉम टॉल के लिए
स्टीफन सोंडहाइम द्वारा स्थापित 2003 नेशनल यंग प्लेराइट्स कॉम्पिटिशन जीता। इसके बाद इसे ऐतिहासिक चेरी लेन थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे रन मिला। बाद में उन्होंने इसे 2016 में इसी नाम की फिल्म की पटकथा में रूपांतरित किया। पैरिश ने डेपॉल विश्वविद्यालय के थिएटर स्कूल से थिएटर अध्ययन में BFA प्राप्त किया, जहां उनकी मुलाकात एरिका वीस से हुई और एक रचनात्मक साझेदारी शुरू हुई जो 15 वर्षों से अधिक समय तक चली है। वीस के साथ बनाए गए उनके सबसे हालिया नाटकों में ए ट्विस्ट ऑफ वाटर और द डाउनपोर शामिल है। ए ट्विस्ट ऑफ वाटर रूट 66 थिएटर ने 59 साथ में एक ऑफ ब्रॉडवे रन का भी आनंद लिया और जोसेफ जेफरसन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए काम के लिए नामांकित किया गया। यह CBS पर द रेड लाइन के लिए प्रेरणा थी। द डाउनपोर रूट 66 थिएटर को जेफ्स में सर्वश्रेष्ठ नए काम के लिए नामांकन भी मिला और दोनों नाटकों को अमेरिकन थिएटर क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट न्यू अमेरिकन प्ले के लिए स्टाइनबर्ग पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नामित किया गया। पतली परत। पैरिश और वीस ने पैरिश के पहले नाटक पर आधारित अपनी पहली फीचर फिल्म द व्यू फ्रॉम टॉल का सहनिर्देशन किया। इसमें अमांडा ड्रिंकॉल, माइकल पैट्रिक थॉर्नटन और कैरोलिन ब्रेवर ने अभिनय किया है। द व्यू फ्रॉम टॉल का प्रीमियर लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ और शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2016, 8 लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल 2016, 9 मिडवेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल 2017, 10 और न्यूयॉर्क रिलेबिलिटीज फिल्म फेस्टिवल 2017, 11 सहित अन्य फेस्टिवल में दिखाया गया और इसे काउ लैंप फिल्म्स के माध्यम से वितरित किया गया। 5 टेलीविजन। टेलीविजन में उनके काम में एमिली ओवेंस, AMD, अंडर द डोम और सुपरगर्ल के लिए एक लेखक के रूप में काम करना शामिल है। उन्हें अपने मूल टेलीविजन पायलट पेनकिलर के लिए ह्यूमैनिटास अवार्ड मिला। 12 पैरिश CBS पर द रेड लाइन के कार्यकारी निर्माता और शोरनर है। 6 जिसका निर्माण वार्नर ब्रदर्स ने किया है। कार्यकारी निर्माताओं में एवा डुवर्ने, ग्रेग बर्लेंटी, सारा शेचटर, सुनील नायर और एरिका वीस भी शामिल है। इसमें नोआ वाइल, एमायतजी कोरिनेल्डी, अलियाह रोयाले, नोएल फिशर, माइकल पैट्रिक थॉर्नटन, विन्नी छिब्बर, हॉवर्ड चार्ल्स और एलिजाबेथ लेडलॉ ने काम किया है। 8 एपिसोड की इवेंट सीरीज 28 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 4 रविवारों में दिखाई जाएगी। 13 रेड लाइन 3 अलग-अलग शिकागो परिवारों के जीवन का अनुसरण करती है, जिनकी नुकसान की कहानियां एक सफेद पुलिस वाले द्वारा एक काले डॉक्टर की गलती से शूटिंग के मद्देनजर मिलती है। 14 2021 में रिगेन डैनी स्ट्रॉन्ग के साथ उनकी हुलू मिनी सीरीज डोपेसिक में शामिल हुए। डोपेसिक में माइकल कीटन मुख्य भूमिका में है और यह किताब डोपेसिक डीलर्स, डॉक्टर्स एंड द ड्रग कंपनी दैट एडिक्टेड अमेरिका पर आधारित है, जिसे बेथ मैसी ने लिखा है। रिगेन ने सीजन 1 एपिसोड 5 द व्हिसल ब्लोअर और एपिसोड 6 हैमर द एब्यूजर्स का निर्देशन किया। डोपेसिक को फिल्माते समय रिगेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी के बीच शूटिंग करना था। रिगेन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि युवा लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है और नशे की लत वाली दवाओं से जुड़े जोखिम क्या है। 18 प्रभाव, शैली और विषय। रिगेन की कई फिल्में भावनाओं पर केंद्रित है। 2005 में फिल्ममेकर मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में, जब रिगेन निर्देशन में अपना करियर शुरू कर रही थीं, उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक युवा फिल्म निर्माता हूं और मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी शैली क्या है, अगर मुझे एक ऐसी चीज कहनी है जिसमें मेरी दिलचस्पी है, तो वह है दर्शकों को एक यात्रा पर ले जाना और उन्हें चीजें महसूस कराना। 19 अंडर द सेम मून एक ऐसी फिल्म है जो मेक्सिको से अमेरिका में प्रवास करने वाले कई परिवारों के अलगाव की वास्तविकता को दर्शाती है। फिल्म को कार्लिटोस नाम के एक युवा लड़के की नज़र से बताया गया है, जो लॉस एंजल्स में नौकरानी के रूप में काम कर रही अपनी मां की तलाश में US मेक्सिको सीमा पार करता है। पहले कुछ मिनटों में फिल्म
आपके दिल को पकड़ लेती है और उसे निचोड़ लेती है। तथ्य यह है कि फिल्म को इतने संवेदनशील स्पर्श के साथ तैयार किया गया है कि दर्शकों को आश्वस्त करना चाहिए कि जैसे जैसे यह अपने बेहद मनोरंजक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, उनके दिल भी अच्छे हाथों में है। 20 फिल्म मिरेकल्स फ्रॉम हेवन एक बच्चे की नज़र से बताई गई कहानी है। यह 10 वर्षीय टेक्सन लड़की के चमत्कारी उपचार की सच्ची कहानी पर आधारित है। लॉस एंजल्स टाइम्स ने कहा कि यह फिल्म उस दर्शक वर्ग से परे पहुंचती है और रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद ज्यादा मानवीय चमत्कारों की पुष्टि करती है, अगर आप उन्हें देखना चाहें। 21 द 33 एक ड्रामा है जो 2010 में चिली के खनन पतन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें 33 चिली खनिक 69 दिनों तक भूमिगत फंसे रहे। एम्स्टर्डम न्यूज ने कहा, यह उन आम लोगों की कहानी है जो अविश्वसनीय गहराई पर फंसे लोगों को बचाने के लिए अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अच्छी तरह से लिखी गई पटकथा को पेट्रिसिया रिगेन ने कुशलतापूर्वक निर्देशित किया है। द 33 बिना किसी प्रयास के भी आपके दिल को छू लेगी। 22 मीडिया में महिला सक्रियता। रिगेन सार्वजनिक रूप से फिल्म में महिलाओं को पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग में अपना स्थान पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैकस्टेज पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में रिगेन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, हम वहां होने के लायक है। अब उन सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने का समय है, विशेष रूप से निर्देशन के क्षेत्र में। इससे सभी को लाभ होता है। नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक महिलाएं हर जगह महिलाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करती है, और रंग के लोगों के लिए भी। अगर हमारे पास नेतृत्व की भूमिका में एक रंग का व्यक्ति है, तो अचानक कई और लोग हैं जिन्हें अवसर मिलता है। हमें बहिष्कार को रोकने की जरूरत है। 23 रिगेन लथिनाइक्वल पे आंदोलन का समर्थन करती है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वकालत के बारे में पोस्ट किया है। लैटिनास को दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि नियोक्ता हमारी प्रतिभा, क्षमता और संभावनाओं को पहचानने और उन्हें मुआवजा देने में विफल रहते हैं। हमारे 40 साल के करियर के दौरान 1.1+ मिलियन से वंचित होना सिर्फ हमें ही दुख नहीं पहुंचाता है, यह हमारे परिवारों, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पूरे देश को नुकसान पहुंचाता है। हम डिमांड मोर। 24 व्यक्तिगत जीवन। रिगेन वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहती है। 5 उनकी शादी सिनेमेटोग्राफर चेको वारेस से हुई है, जिनसे उनकी एक बेटी है। 25 वारेस ने अंडर द सेम मून के बाद से रिगेन की सभी निर्देशित फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया है। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1998 बिना किसी सहारे के नहीं हा। 2002 ला मिल्पा हा। 2004 परिवार के चित्र हा लघु वृत्तचित्र। 2010 लिंडो और क्वेरिडो हा नहीं क्रांति का खंड। पैट्रिसिया रिगेन, जन्म 2 जून 1970, एक मैक्सिकन फिल्म निर्देशक है। वह 2007 की फिल्म अंडर द सेम मून और 2011 की डिज्नी चैनल की मूल फिल्म लेमोनेड माउथ के निर्देशन के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। रिगेन का जन्म ग्वाडालाजारा, जलिस्को में हुआ था। अपने देश में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता और वृत्तचित्रों के लिए लेखन में अनुभव प्राप्त किया। रिगेन ने ITESO, इंस्टीट्यूटो टेक्नोलॉजिको वाई डी एस्टूडियोस सुपीरियोरेस डी ऑक्सीडेंट, यूनिवर्सिडाड जेसुइटा डी ग्वाडालाजारा से संचार विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 2 उनके थीसिस कार्य का शीर्षक महिला निर्देशक था और उन्हें उस समय मैक्सिको में 4 महत्वपूर्ण महिला फिल्म निर्देशकों का साक्षात्कार करने की अनुमति मिली। 3 रिगेन के पास कई नौकरियां थीं और अपने शुरुआती 20 के दशक में उन्होंने अपने स्थानीय ग्वाडालाजारा अखबार के लिए एक लेखक के रूप में काम किया, निर्माता बर्था नवारो के लिए काम किया और गुइलेर्मेओ डेल टोरो वृत्तचित्र के लिए मृत्यु उद्योग पर शोध एकत्र किया। 3 वह न्यूयॉर्क शहर चली गईं,
जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से निर्देशन और पटकथा लेखन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 4. रिगेन ने कहा, मुझे अपने सभी अभ्यास लिखने और निर्देशित करने थे और अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, इसलिए मैंने ये सभी छोटी फिल्में लिखना शुरू कर दिया जिनमें कोई संवाद नहीं था। 3. कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 2 लघु फिल्में द कॉर्नफील्ड 2002 और फैमिली पोर्ट्रेट 2004 एक वृत्तचित्र का निर्देशन किया। पूर्व फिल्म ने कई फिल्म समारोह पुरस्कार जीते। एक फैमिली पोर्ट्रेट ने शॉर्ट फिल्म मेकिंग में सनडांस फिल्म फेस्टिवल जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन कैरियर 2007 में अंडर द सेम मून रिगेन की पहली प्रमुख फिल्म रिलीज हुई, जिसमें केट डेल कैस्टिलो और अमेरिका फेरेरा ने अभिनय किया। 5. अंडर द सेम मून के निर्माण के लिए रिगेन ने लेखक और निर्माता लिगिया विलाबोबोस के साथ भागीदारी की। 5. द्विराष्ट्रीय फिल्म अंडर द सेम मून के लिए फंडिंग, जिसे रिगेन द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्देशित करने का निर्णय लेने से पहले एक अमेरिकी स्टूडियो में शुरू किया गया था, मैक्सिकन सरकार और अमेरिकी फाइनेंसरों दोनों से फंडिंग के माध्यम से किया गया था। 5. फिल्म को 2007 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। 5. इसके अतिरिक्त फिल्म ने 2008 ALMA आउटस्टैंडिंग स्पेनिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर पुरस्कार जीता, साथ ही 2008 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इमेजन फाउंडेशन पुरस्कार भी जीते। 6. 2010 में उन्हें 2011 की डिज्नी चैनल की मूल फिल्म लेमोनेड माउथ का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था। 7. फिल्म को अपने प्रीमियर की रात 7 मिलियन से अधिक बार देखा गया और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 8. इस फिल्म पर रिगेन के काम को बच्चों के कार्यक्रमों में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था। 9. इसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशन 2010 और गर्ल इन प्रोग्रेस मूल रूप से अनसीडेड शीर्षक 10 में ईवा मेंडेस और पेट्रिसिया अर्क्वेट की भूमिका निभाई। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। रिगेन का मानना था कि गर्ल इन प्रोग्रेस एक क्रॉसओवर फिल्म हो सकती है, जो एक ऐसी कहानी के रूप में कई दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जिसमें एक महिला लीड है जो कि लैटिना लीड में है, लेकिन बाद में पता चला कि इसे विशेष रूप से हिस्पैनिक दर्शकों के लिए विपणन किया जाएगा। 3. उन्होंने इस दर्शक वर्ग के साथ काम किया और उन अभिनेत्रियों को कास्ट किया जिनके अपने प्रशंसक थे, जिनमें एस्पिनोजा पाज भी शामिल थीं। 3. रिगेन की अगली फिल्म द 33 थी, जो 2010 के कोपियापो खनन दुर्घटना पर आधारित फिल्म थी। 11. यह फिल्म सबसे पहले अगस्त 2015 में चिली में रिलीज हुई थी, जो खदान ढहने की 5वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती थी। इसके बाद इसे नवंबर 2015 में अमेरिका और बाकी दुनिया के सिनेमाघरों में जाने से पहले पूरे लैटिन अमेरिका में रिलीज किया गया। 12. 13. जब 2010 में द 33 को निर्देशित करने के लिए उनसे संपर्क किया गया, तो रिगेन ने अपनी संतुष्टि को याद करते हुए कहा कि एक महिला इस तरह के मर्दाना विषय वाली फिल्म का निर्देशन करेगी। 14. द 33 को चिली के अटाकामा रेगिस्तान में और साथ ही कोलंबिया की 2 खदानों में शूट किया गया था। 15. सप्ताह में 6 दिन 14 घंटे के लिए 35 दिनों में असली नमक की खदानों में फिल्माया गया। रिगेन का लक्ष्य कलाकारों और चालक दल को यह समझाना था कि खनिक होना कैसा होता है। 14. 2016 में उन्होंने जेनिफर गार्नर, क्वीन लतीफा और यूजेनियो डेरबेज के साथ मिरेकल्स फ्रॉम हेवन नामक फिल्म पूरी की, जो इसी शीर्षक की किताब पर आधारित एक ईसाई समकालीन कहानी है, जिसमें टेक्सास में एक युवा लड़की की बीमारी और चमत्कारिक रूप से ठीक होने की कहानी है। मिरेकल्स फ्रॉम हेवन के निर्देशक के रूप में रिगेन 12 वर्षों 2016 तक में एकमात्र लैटिन महिला निर्देशक है जिनकी फिल्म शीर्ष 100 वार्षिक बॉक्स ऑफिस फिल्मों में शामिल हुई है। 16. 2018 में रिगेन ने टेलीविजन की ओर रुख किया। जॉन क्रॉसिंस्की अभिनीत अमेज़न टीवी सीरीज जैक रयान के 3 एपिसोड का निर्देशन किया।
यह एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर टॉम क्लैसी के किरदार जैक रयान पर आधारित थी, जो एक सीआईए विश्लेषक है जो टीएफएडी, आतंक, वित्त और आर्म डिवीजन में माहिर है। रिगेन ने सीजन 1, एपिसोड 3, ब्लैक 22 इंच, एपिसोड 5, हॉरर का अंत और एपिसोड 7, द बॉय का निर्देशन किया। रिगेन ने कहा कि वह एपिसोडिक टीवी पर काम करके नई शैलियों का पता लगाने में सक्षम थी। उसने पाया कि वह आक्रामक लड़ाई के दृश्यों की शूटिंग करने और चरित्र और प्रदर्शन की भावना पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहज थी। 17 जनवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि स्टार को द बॉयज में होमलैंडर के रूप में लिया गया था, जो कि गर्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन की इसी नाम की कॉमिक बुक का अमेजन स्टूडियो का रूपांतरण है। 12 श्रृंखला में वह कार्ल अर्बन के साथ भूमिका निभाते हैं, जो न्यूजीलैंड से भी है। हमारे पास एक अमेरिकी शो है जिसमें एक कीवी एक अखिल अमेरिकी नायक मनोरोगी की भूमिका निभा रहा है और दूसरा कीवी एक अंग्रेज की भूमिका निभा रहा है। यह काफी विचित्र मिक्सअप है, स्टार ने कहा। 13 सीजन 1 जुलाई 2019 में अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था, जिस पर इसकी मजबूत दर्शक संख्या थी। 14 द बॉयज का सीजन 2 सितंबर 2020 में रिलीज किया गया था। सीजन 3 जून 2022 में रिलीज किया गया। स्टार का प्रदर्शन शो के एक स्टैंडआउट तत्व के रूप में उभरा और उन्हें एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया, हालांकि वह मूल रूप से भूमिका से खारिज कर रहे थे। 18-19 द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कबूल किया, मेरे पास बैड सुपरमैन के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने लगभग गुस्से में ऑडिशन दिया, इसे नीचे फेंक दिया, इसे अंदर भेज दिया और चला गया, यह तुम्हारा ऑडिशन है। 20 अप्रोक्स की कैरी विटमर ने स्टार की प्रशंसा करते हुए लिखा, वह एक भयावह निगाह या एक खतरनाक मुस्कान के साथ भय, उत्साह और कॉमेडी पैदा करता है। 21 स्क्रीन रेंट की हन्ना गियर ने स्टार को द बॉयज का सबसे अच्छा हिस्सा कहा, जिसमें कहा गया कि वह एक मापा हुआ संवाद वितरण के साथ एक डरावना प्रदर्शन प्रदान करता है, जो अभी भी होमलैंडर को जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। 22 लॉस एंजल्स टाइम्स के माइकल और डोना ने होमलैंडर को टीवी के सबसे पेचीदा खलनायक के रूप में संदर्भित किया। 23 हॉलीवुड इनसाइडर के अम्हारा चेम्बरलेने ने स्टार के होमलैंडर को सर्वकालिक महान खलनायकों में स्थान दिया और उनकी भूमिका की तुलना किंग जोफ्रे, स्ट्रिंगर बेल और गुस्तावो फ्रिंज जैसे पात्रों से की। 18, 24, 25, 26, 27 वैरायटी ने स्टार के होमलैंडर को 21वीं सदी के 100 सबसे महान टीवी प्रदर्शनों में स्थान दिया। 28 इसके बाद स्टार ने द बॉयज स्पिन ऑफ सीरीज में होमलैंडर का किरदार निभाया, जिसमें एनिमेटेड द बॉयज प्रेजेंट्स डायबोलिकल 2022 में एक वॉइस रोल शामिल है और जेन वी 2023 में एक कैमियो किया था। वही चरित्र वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 2022 में एक डीएलसी के रूप में दिखाई दिया, जिसे स्टार द्वारा आवाज दी गई और तैयार किया गया था। 29 चरित्र की समानता 2024 के वीडियो गेम मॉर्टल कॉम्बैट 1 में भी दिखाई दी। 30 फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2023 में 2 फीचर फिल्मों में काम किया। पहली एक्शन ड्रामा द कॉवनेंट थी, जिसमें जेक गिलेनहाल ने अभिनय किया था। इसके बाद स्टार ने हॉरर कॉबवेब में एक नियंत्रित पिता की प्रमुख भूमिका निभाई। द बॉयज का चौथा सीजन 13 जून 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुआ और इसने सभी सीजन में सबसे ज्यादा दर्शकों को हासिल किया। 32 स्टार के प्रदर्शन को एक बार फिर सकारात्मक प्रशंसा मिली। 33 34 उन्होंने जियानकार्लो एस्पोसिटो और कैथी बेट्स के साथ 2024 के प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रस्तुत किया। 35 उन्होंने 2023 में 2 क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड्स जीते, एक सुपरहीरो सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए। 36
और 2025 में टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटर्न अवार्ड। 37 स्टार द बॉयज के 5वें सीजन में होमलैंडर के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है। 38 वह एक्शन थ्रिलर फिल्म G20 में दिखाई देंगे। 39 व्यक्तिगत जीवन 4 मार्च 2022 को यह बताया गया कि स्टार को स्पेन के एलिकांटे में एक स्थानीय पब में 21 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे 12 महीने की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई और जेल की सजा से बचने के लिए उसे $5,530 का हर्जाना देना पड़ा। 40 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2004 मेरे पिता के डेन में गैरेथ मुसीबत में फंस जाना बिली न्यूवुड 2005 दुनिया का सबसे तेज भारतीय जेफ 2006 नंबर 2 खोलीदार 2010 झरने के बाद जॉन ड्रेन 2012 काश तुम यहाँ होते जेरेमी किंग 2019 अमेरिकी सॉसेज स्टैंड ऑफ माइक डैंकवर्थ मैककॉयड 2023 प्रतिज्ञापत्र एडी पार्कर मकरी का जाला निशान 2025 G-20 रटलेज डाक उत्पादन रेमन रोड्रिगेज जन्म 20 दिसंबर 1979 एक प्यूर्टो रिकान अभिनेता है। 2023 से उन्होंने एबीसी सीरीज विल ट्रेंट में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया है। उनके पिछले टेलीविजन काम में द वायर 2006 से 2008 और डे ब्रेक 2006 से 2007 और फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन 2009 और द टेकिंग ऑफ पेलहम 123 2009 में भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने चार्लीज एंजेल्स के 2011 के रीबूट में जॉन बॉस्ले का किरदार निभाया था। 2014 में रोड्रिगेज ने फॉक्स क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज गैंग रिलेटेड में रयान लोपेज के रूप में अभिनय किया। जीवन और कैरियर रोड्रिगेज का जन्म 20 दिसंबर 1979 को रियो पिएड्रास, प्यूर्टो रिको में हुआ था और उनका पालनपोषण मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में हुआ। 1-2 जिमी किमेल के साथ उनके लेट नाइट टॉक शो में 2024 की बातचीत में रोड्रिगेज ने खुलासा किया कि उनका जन्मदिन 20 दिसंबर को नहीं है, जो कि इस विकिपीडिया लेख में गलत तरीके से दिखाई गई तारीख है, जो कि 22 दिसंबर 2024 तक है। उन्होंने मजाक में कहा कि वह अपना वास्तविक जन्मदिन नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों, चचेरे भाई बहनों से अप्रत्याशित उपहार और शुभकामनाएं मिलना अच्छा लगता है, जिसे वह हर दिसंबर अपना इंटरनेट जन्मदिन कहते हैं। 3 उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी लैब स्कूल फॉर कोलैबोरेटिव स्टडीज और फिर मिशिगन में द लीलानाउ स्कूल में पढ़ाई की। रोड्रिगेज ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म कार्लिटोज वे राइज टू पावर में एंजेल रोड्रिगेज की भूमिका और रेस्क्यू मी के 2 एपिसोड में केविन वास्क्वेज की आवर्ती भूमिका के साथ की थी। वह लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, डे ब्रेक और द वायर जैसी सीरीज में दिखाई दिए। वह बेला 2006, प्राइड एंड ग्लोरी 2008, सर्फर डूड 2008, द टेकिंग ऑफ पेलहम 123 2009 और ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन 2009 फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। रोड्रिगेज को 2011 में चार्लीज एंजेल्स के टेलीविजन रीबूट के लिए जॉन बॉस्ले के रूप में लिया गया था। 4 एपिसोड प्रसारित होने के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 2013 में उन्होंने फॉक्स क्राइम ड्रामा सीरीज गैंग रिलेटेड में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने रयान लोपेज का किरदार निभाया, जो एक क्राइम लॉर्ड का दत्तक पुत्र है, जो लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग में घुसपैठ करता है ताकि उसका परिवार कानून से आगे रह सके। 8 यह सीरीज 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन एक सीजन के बाद अंततः रद्द कर दी गई थी। 9 इसके बाद रोड्रिगेज ने एक्शन फिल्म नीड फॉर स्पीड में आरोन पॉल के साथ जो बीस्टी पेक के रूप में सह-अभिनय किया। 10 2016 में रोड्रिगेज ने जॉर्डन रॉबर्ट्स द्वारा निर्देशित एडवेंचर ड्रामा फिल्म बर्न योर मैप्स में वेरा फार्मिगा और वर्जीनिया मैडसेन के साथ सह-अभिनय किया।
11 उस वर्ष भी उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज आयरन फिस्ट और द डिफेंडर्स दोनों में बाकुटो की भूमिका निभाई। 2023 से उन्होंने एबीसी सीरीज विल्ट्रेंट में शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है। 12 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्म या टीवी प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2005 कार्लिटो का रास्ता शक्ति की ओर बढ़ना एंजेल रोड्रिग्स डायरेक्ट टू वीडियो 2006 इरा और एबी जूलियो बेला एडुआर्डो 2008 सर्फर दोस्त लूपे ला रोजा गौरव और महिमा एंजेल टेजो 2009 पेलहम पर कब्जा 123 डेलगाडो ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फालेन लियो स्पिज नामांकित फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अल्मा पुरस्कार 2010 हार्लेम हॉस्टल इच्छा 2011 लड़ाई लॉस एंजिल्स विलियम मार्टिनेज 2014 गति की जरूरत जो बीस्टी पेक 2016 अपने मानचित्र जलाए बट प्यार 2017 मेगन लीवे मैट मोरालेस 2020 एकमात्र इवान जॉर्ज 2022 लाला लल्ला लोरी जॉन 2025 ची 20 एजेंट मैनी रुइस डाक उत्पादन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2005 मुझे बचाओ केविन वास्क्वेज 2 एपिसोड 2006 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई डीजे मैनी एपिसोड संक्रमित 2006 से 2007 दिन का ब्रेक डेमियन ऑर्टिज मुख्य भूमिका 11 एपिसोड 2006 से 2008 द वायर रेनाल्डो आवर्ती भूमिका 8 एपिसोड कैला मार्साई मार्टिन 1/MRSE/MAR से 2 जन्म 14 अगस्त 2004 3 एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है जिन्हें एबीसी सिटकॉम ब्लैकिश 2014 से 2022 में डायने जॉनसन के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 2019 में मार्टिन ने कॉमेडी फिल्म लिटिल में मुख्य भूमिका निभाई जिसका उन्होंने निर्माण भी किया और स्टूडियो फिल्म का निर्माण करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। उसी वर्ष टाइम पत्रिका ने उन्हें अपने टाइम 100 नेक्स्ट में नामित किया। 2022 में उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म फैंटेसी फुटबॉल का निर्माण और अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन मार्टिन का जन्म टेक्सास के प्लानो में हुआ था। 5 उनके माता पिता कैरोल और जोशुआ मार्टिन थे। 6 मार्टिन के अभिनय करियर की शुरुआत एक ग्लैमर पिक्टोरियल से हुई थी। 7 जिसमें फोटोग्राफर ने मार्टिन के माता पिता को उनके पिता के वादे के बदले में छूट दी थी कि वे प्रतिभा एजेंसियों को तस्वीरें जमा करेंगे। 7 तस्वीरें 4 एजेंसियों को भेजी गई और उनमें से एक ने तुरंत उन्हें साइन कर लिया। 7 5 साल की उम्र में मार्टिन को चॉइस होटल के लिए अपना पहला राष्ट्रीय विज्ञापन मिला। 8 9 उसके बाद उनका परिवार 2013 में लॉस एंजिल्स चला गया ताकि वह अभिनय करियर बना सके। 10 आजीविका 2014 में मार्टिन को केन्या बैरिस द्वारा निर्मित एबीसी सिटकॉम ब्लैकिश में आंद्रे एंथनी एंडरसन और रेनबो जॉनसन ट्रेसी एलिस रॉस की बेटी डायने जॉनसन के रूप में लिया गया था। अपनी सफल भूमिका के लिए मार्टिन को कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 एनएसीपी इमेज अवार्ड्स 11 12 13 और एक यंग आर्टिस्ट अवार्ड शामिल है। 10 उन्हें कॉमेडी सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6 एनएसीपी इमेज अवार्ड्स नामांकन और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिले हैं। मार्टिन दाएं से दूसरे अपनी लिटिल सहकलाकारों रेजिना हॉल और इसा रे और निर्देशक टीना गॉर्डन के साथ 2016 में मार्टिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की जिसमें उन्होंने अमेजन स्टूडियो की मूल फिल्म एन अमेरिकन गर्ल स्टोरी मेलोडी 1963 लव हैज टू विन में एक प्रमुख भूमिका निभाई जो नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान डेट्रॉयट में सेट की गई थी। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म नीना के लिए एक आवाज की भूमिका की जो अमेरिकी कलाकार
और कार्यकर्ता नीना सिमोन की जीवन कहानी बताती है। 2019 में मार्टिन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए अपनी पहली स्टूडियो फीचर फिल्म कॉमेडी लिटिल में अभिनय किया। 13 साल की उम्र में वह फिल्म की कार्यकारी निर्माता बन गईं, जिससे वह फिल्म का निर्माण करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं, साथ ही सबसे कम उम्र की अफ्रीकी अमेरिकी निर्माता भी बन गईं। 15, 16, 17, 18 फरवरी 2019 में मार्टिन की कंपनी जीनियस प्रोडक्शंस ने यूनिवर्सल के साथ फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन की। डील के हिस्से के रूप में मार्टिन की पहली फिल्म स्टेप मॉन्स्टर है, जो एक किशोर लड़की के बारे में कॉमेडी है जो एक नई सौतेली माँ के साथ जीवन में तालमेल बिठा रही है। 19 वह यूनिवर्सल में फर्स्ट लुक डील पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है और किसी भी स्टूडियो में डील पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। 20 मई 2019 में यह घोषणा की गई कि मार्टिन यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए अमारी और नाइट ब्रदर्स के फिल्म रूपांतरण में निर्माण और अभिनय करेंगे। 21 दिसंबर 2019 में यह घोषणा की गई कि मार्टिन कॉमेडी फिल्म क्वीन का निर्माण करेंगे। 22-23 उन्होंने 2021 की फिल्म पॉ पेट्रोल द मूवी और 2023 की सीक्वल फिल्म पॉ पेट्रोल द माइटी मूवी में लिबर्टी के किरदार को आवाज दी। 24-25 अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि मार्टिन कॉमेडी फिल्म फैंटेसी फुटबॉल में केली रॉलैंड और ओमारी हार्डविक के साथ अभिनय करेंगे। 26-2023 में उन्होंने डिज्नी चैनल के लिए आने वाली कॉमेडी टेलीविजन सीरीज सैटरडे का निर्माण किया। शो को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 27-28 2024 में मार्टिन ने द मास्क्ड सिंगर के 12वें सीजन में वुडपेकर के रूप में भाग लिया, जहां जेनिफर लुइस, जिन्होंने सीजन 11 में मिस क्लियोकाट्रा की भूमिका निभाई थी, ने उनके मास्क एम्बेसडर के रूप में काम किया। उन्हें ग्रुप ए के फाइनल में पाउला कोल के साथ शिप के रूप में बाहर कर दिया गया था। व्यक्तिगत जीवन मार्टिन वर्तमान में नैस्कर ड्राइवर राजा कारूत के साथ रिश्ते में है। 29 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2016 नीना टेप पर युवा लड़की एक अमेरिकी लड़की की कहानी मेलोडी 1963 प्यार को जीतना ही होगा मेलोडी एलिसन डायरेक्ट टू वीडियो 2017 मजेदार माँ डिनर हन्ना नींबू पानी माफिया किरा एंडरसन लघु फिल्म 2019 थोड़ा युवा जॉर्डन सैंडर्स कार्यकारी निर्माता भी 30 2021 आत्मा अदमे प्रूरेंस प्रू ग्रेंजर आवाज पॉ पेट्रोल द मूवी स्वतंत्रता आवाज 2022 काल्पनिक फुटबॉल केली कोलमैन निर्माता भी 2023 पॉ पेट्रोल द माइटी मूवी स्वतंत्रता आवाज अच्छा बर्गर 2 मित्रवत ग्राहक 2025 G-20 सेरेना सटन 2014 में एंडरसन ने एबीसी सिटकॉम ब्लैकिश में आंद्रे ड्रे जॉनसन के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 24 जिसने 2022 में अपने 8 सीजन पूरे किए। 25 अपने रन के दौरान एंडरसन को 11 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिले। 26 2022 में एंडरसन को इसके अंतिम सीजन के लिए निर्माता या अभिनेता के रूप में नामित नहीं किया गया था। उन्होंने जिमी किमेल लाइव की अतिथि मेजबानी करते हुए इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मजाक करते हुए, क्या आप इस बकवास पर विश्वास कर सकते हैं? अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मतदाता मुझे या ब्लैकिश या ट्रेसी को नामांकित न करने के लिए मूर्ख थे, मैं बस यह कह रहा हूं कि वे नस्लवादी है। 27 वह इसके स्पिन ऑफ ग्रोएनिश पर कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं, जिसका प्रीमियर 2018 में फ्रीफॉर्म पर हुआ था। 28 और मिक्सडिश, जो 2019 से 2021 तक 2 सीजन के लिए एबीसी पर चला। 29 उन्होंने दोनों सीरीज के एपिसोड में ड्रे के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 30 2016 से 2022 तक वह टू टेल द ट्रुथ के होस्ट थे, जो एबीसी पर भी प्रसारित हुआ। 31 2019 में
एंडरसन द मास्क सिंगर के सीजन 2 में अतिथि पैनलिस्ट थे। बाद में उन्होंने सीजन 10 में रबर डकी के रूप में प्रतिस्पर्धा की और ग्रुप ए में प्रतिस्पर्धा करते समय पहले एपिसोड में ही बाहर हो गए। 32 अक्टूबर 2022 में एंडरसन और उनकी मां डोरिस ने एंथनी एंडरसन और मॉम यूरोपियन वेकेशन का फिल्मांकन शुरू किया। 2023 वर्तमान हम परिवार है। नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि एंडरसन और उनकी मां डोरिस फॉक्स गेम शो वी आर फैमिली की मेजबानी करेंगे, जो जेमी फॉक्स और उनकी बेटी कोरिन की जगह लेंगे, जो मूल रूप से शो की मेजबानी करने के लिए तैयार थे। इसका प्रीमियर 3 जनवरी 2024 को हुआ। 34-35 दिसंबर 2023 में एंडरसन को 75वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स के मेजबान के रूप में नामित किया गया था। एंडरसन को मेजबानी करने का फैसला यौन उत्पीड़न के उनके आरोपों के कारण विवादों में घिर गया था। यौन हिंसा रोकथाम संघ (SVPA) ने एमीज और फॉक्स से, जो 2024 समारोह को प्रसारित करने के लिए तैयार नेटवर्क है, मेजबान के रूप में एंडरसन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। 36 प्रसारण को मिलीजुली समीक्षा मिली और कुछ आलोचनाएं भी हुई, खास तौर पर एक बार-बार होने वाले अंश के बारे में जिसमें एंडरसन की मां ने स्वीकृति भाषणों को बीच में ही रोक दिया जो बहुत लंबे समय तक चले। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उस पल का हवाला दिया जब एंडरसन की मां ने जेनिफर कूलिज द्वारा दिए गए भाषण को बीच में ही रोक दिया, जिन्होंने द व्हाइट लोटस के लिए पुरस्कार जीता, इसे असभ्य और अपमानजनक बताया। 37-38 व्यक्तिगत जीवन। एंडरसन की शादी सितंबर 1999 से सितंबर 2023 तक एल्विना स्टीवर्ट से हुई थी। 39 उनके 2 बच्चे हैं। 40 उनके बेटे नाथन ने नेटफ्लिक्स सिटकॉम रिची रिच 41 में ताज के रूप में अभिनय किया और ब्लैकिश में अतिथि भूमिका निभाई। स्टीवर्ट ने अप्रैल 2014 से अलग रहने के बाद सितंबर 2015 में अपरिवर्तनीय मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 42 जनवरी 2017 में उनमें सुलह हो गई और उसने अपनी याचिका वापस ले ली। 25 मार्च 2022 को उसने फिर से तलाक के लिए अर्जी दी और इसे अगले वर्ष सितंबर में एक न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर लिया गया। 43 एंडरसन को टाइप 2 डायबिटीज है और वे डायबिटीज जागरूकता के लिए सक्रिय रहे हैं। 44 2011 में अल्जाइमर एसोसिएशन के लिए खेलते हुए एंडरसन ने हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर पर $250,000 जीते। 45 एंडरसन ओमेगा साई-फाई बिरादरी के मानद सदस्य है। उन्हें 30 जुलाई 2020 को शामिल किया गया था। 46 2019 में इंटरनेशनल स्टार रजिस्ट्री में एंडरसन के नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया था। 47 तलाक समझौता। अपने दूसरे विभाजन के 19 महीने बाद एंडरसन और उनकी पूर्व पत्नी अल्विना ने सितंबर 2023 में अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। अभिनेता को उनके तलाक के समझौते के अनुसार जीवनसाथी के समर्थन में प्रति वर्ष $2 लाख से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसमें आधार राशि $20,000 मासिक थी। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि अगर अभिनेता की कुल आय प्रति वर्ष 2,000,000 से अधिक है, तो उसे कुल राशि का 20% उसे देना था। आगे के समझौते में कहा गया है कि एंडरसन को तलाक के अंतिम रूप देने के 30 दिनों के भीतर कानून प्रवर्तन को अपना ग्लॉक 19 बंदूक सौंपना था। एंडरसन को एंकिनो में अपना घर और 2004 लैंड रोवर रखने के लिए तैयार किया गया था, जबकि अल्विना ने ह्यूस्टन में अपने घर और 2022 माज़दा पर कब्जा बनाए रखा। उन्होंने एलए के इंग्लवुड पार्क कब्रिस्तान में स्थित अपने कब्रिस्तान के भूखंडों को भी विभाजित किया। 48 बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप। एंडरसन पर 27 जुलाई 2004 को हसल एंड फ्लो के फिल्म सेट पर एक ट्रेलर में 25 वर्षीय एक्स्ट्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। कथित पीड़िता ने एंडरसन और सहायक निर्देशक वेन विदरस्पून पर जबरन उसके कपड़े उतारने,
उसके नग्न शरीर की तस्वीरें खींचने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। एक गवाह ने दावा किया कि उसने कथित पीड़िता की चीखें सुनी थीं और उसे ट्रेलर से नग्न अवस्था में भागते हुए देखा था और उसका सेंट फ्रांसिस अस्पताल में इलाज किया गया था। 6 अक्टूबर 2004 को आरोप हटा दिए गए क्योंकि न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मामले की सुनवाई के लिए कोई संभावित कारण नहीं था। 50 एंथनी एंडरसन, जन्म 15 अगस्त 1970, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता और टेलीविजन होस्ट है। उन्हें कॉमेडी सीरीज ब्लैकिश 2014 से 2022 में आंद्रे ड्रे जॉनसन, ड्रामा सीरीज केविले 2007 में मार्लिन बॉलेट और एनबीसी क्राइम ड्रामा लॉ एंड ऑर्डर 2008 से 2010, 2022 में एनवाईपीडी डिटेक्टिव केविन बर्नार्ड जैसे टेलीविजन शो में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने मी, माई सेल्फ एंड आयरीन 2000, कंगारू जैक 2003, एजेंट कोडी बैंक्स 2, डेस्टिनेशन लंदन 2004, हसल एंड फ्लो 2005, द डिपार्टेड 2006, ट्रांसफॉर्मर्स 2007 और स्क्रीम 4 2011 जैसी फीचर फिल्मों में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। एंडरसन वर्तमान में फॉक्स गेम शो वी.आर. फैमिली के होस्ट है। वे फूड नेटवर्क के आयरन शेफ अमेरिका में नियमित जज के रूप में दिखाई दिए हैं और ऑल अबाउट द एंडरसन, द बर्नी मैक शो, गाइज विद किड्स और द शील्ड जैसे अन्य टेलीविजन कार्यक्रमों में भूमिकाएं निभाई है। 2016 से 2022 तक एंडरसन ने गेम शो टू टेल द ट्रुथ के एबीसी संस्करण के होस्ट के रूप में काम किया और विभिन्न गेम शो में अतिथि पैनलिस्ट थे। 2024 में उन्होंने 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन। एंडरसन का जन्म कैलिफोर्निया के कॉम्पटन में हुआ था। 1, 2, 3 उनकी मां, डोरिस बोमन, नी हैनॉक्स, एक टेलीफोन ऑपरेटर और अभिनेत्री थीं। उनके सौतेले पिता, स्टर्लिंग बोमन, लिटिल रॉक, अरकांसस के मूल निवासी थे, जो 3 कपड़ों की दुकानों की एक श्रृंखला खोलने से पहले स्टील मिल उद्योग में काम करने के लिए लॉस एंजल्स चले गए थे। स्टर्लिंग की 2022 में मृत्यु हो गई। एंडरसन का एक छोटा सौतेला भाई, डेरिक बोमन है, जो एक आईसीयू नर्स के रूप में काम करता है। 4-5 बड़े होने पर एंडरसन का उपनाम टुग्गा था क्योंकि वह चीनी का उच्चारण नहीं कर सकता था। 6 एक डीएनए विश्लेषण के अनुसार एंडरसन बायोको द्वीप, इक्वेटोरियल गिनी के बुबी लोगों और कैमरून के टिकार, हौसा और फुलानी लोगों के वंशज है। 7-8 एंडरसन ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी में उनका पहला प्रयास विफल रहा। 6 हालांकि यह अनुभव उनके अहंकार के लिए एक झटका था, लेकिन वहां उनकी मुलाकात उनके भावी मित्र और साथी हास्य अभिनेता गाय टॉरी से हुई, जिन्होंने शो के बाद उन्हें सांत्वना दी और उन्हें मंच पर आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने और टॉरी ने बाद में 1999 की फिल्म लाइफ में एडी मर्फी और मार्टिन लॉरेंस के साथ अभिनय किया। 9 एंडरसन हॉलीवुड हाई स्कूल परफॉर्मिंग आर्ट्स मैग्नेट की 1988 की कक्षा के पूर्व छात्र है। उन्होंने शुरुआत में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में थिएटर प्रमुख के रूप में दाखिला लिया, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने जूनियर वर्ष के बाद छोड़ना पड़ा। लगभग 3 दशक बाद अपने बेटे नाथन की विश्वविद्यालय में स्वीकृति से प्रेरित होकर वह 2022 में चैडविक ए बोसमैन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री पूरी करने के लिए हार्वर्ड लौट आए। 10 आजीविका 1995 से 2004 प्रारंभिक भूमिकाएं। 2006 में एंडरसन के शुरुआती टेलीविजन कार्यों में किशोर श्रृंखला हैंग टाइम में टेडी ब्रॉडिस के रूप में एक प्रमुख भूमिका शामिल है और एनवाईपीडी ब्लू, मैल्कम एंड एडी, इन द हाउस और एली मैकबिल जैसे शो में कई बार अतिथि भूमिकाएं, साथ ही टिल डेथ और द बर्नी मैक शो जैसी श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाएं भी शामिल है। एंडरसन ने लिबर्टी हाइट्स 1999 में अपनी फिल्मी शुरुआत के बाद से अक्सर हास्य भूमिकाओं में एक अभिनेता के रूप में काम किया है।
2002 में उन्होंने डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज द प्राउड फैमिली के एक एपिसोड में रेरे के किरदार को आवाज दी। बाद में उन्होंने इसकी पुनरुद्धार श्रृंखला द प्राउड फैमिली लाउडर एंड प्राउडर के दूसरे सीजन के एपिसोड में इस भूमिका को दोहराया। उन्होंने कॉमेडी फिल्मों कंगारू जैक 2003, माई बेबीज डैडी 2004 और किंग्स रैनसम 2005 में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। साथ ही पारिवारिक साहसिक फिल्म एजेंट कोडी बैंक्स 2, डेस्टिनेशन लंदन 2004 में सहायक भूमिका भी निभाई। 2005 से 2014 प्रमुखता की ओर वृद्धि। एंडरसन ने ड्रामा हसल एंड फ्लो 2005 और मार्टिन स्कॉर्सेसे की अपराध फिल्म द डिपार्टेड 2006 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 12 इसके अतिरिक्त एंडरसन की स्केरी मूवी 3 2003 और स्केरी मूवी 4 2006 में सहायक भूमिका थी। वह मूल रूप से रेजिना हॉल और केविन हार्ट के साथ स्केरी मूवी 5 2013 में वापसी करने के लिए तैयार थे। 13 एंडरसन 2008 में लंबे समय से चल रही एनबीसी क्राइम ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला लॉ एंड ऑर्डर के कलाकारों में शामिल हुए। केविन बर्नार्ड के रूप में 3 सीजन 18, 19 और 20 के बाद उन्होंने 2022 में श्रृंखला के पुनरुद्धार पर भूमिका को दोहराया ब्लैकिश के अंतिम एपिसोड के साथ। 14, 15, 16 यह शॉर्ट एनबीसी और लिबर्टी म्यूचुअल ग्रुप की संयुक्त पहल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। यह शॉर्ट 16 अक्टूबर 2009 को इन द हाउस एपिसोड रियलिटी बाइट्स के दौरान प्रसारित हुआ। जून 2010 में उन्हें स्क्रीम 4 में एक छोटी भूमिका में लिया गया। 17 2010 में एंडरसन लॉ एंड ऑर्डर में अपने काम से पहले एंडरसन ने 2 अन्य अपराध श्रृंखलाओं में अभिनय किया, फॉक्स के केविले मुख्य पात्रों में से एक के रूप में और एफएक्स की द शील्ड। 18 उन्होंने सिटकॉम गाइज विद किड्स में भी अभिनय किया जो एक सीजन तक चला। 19-20 2013 में एंडरसन ने सेलिब्रिटी संचालित पारिवारिक गेम शो वॉल ऑफ फेम की मेजबानी करने के लिए हस्ताक्षर किए। 21 जिसे एनबीसी के लिए एंडेमोल यूएसए द्वारा निर्मित किया गया था। उस समय 8 एक घंटे के एपिसोड टेप किए गए थे लेकिन कभी प्रसारित नहीं हुए। एंडरसन की सीरीज ईटिंग अमेरिका विद एंथनी एंडरसन 2014 में एक समर शो था। उन्होंने अमेरिका के विभिन्न शहरों का दौरा किया जो एक विशिष्ट प्रकार के भोजन पर प्रकाश डालते हुए फूड फेस्टिवल की मेजबानी करते। अल्टीमेट बार फूड बैटल में उन्होंने आयरन शेफ बॉबी फ्ले के लिए मासाहारू मोरिमोटो और साथी जज साइमन मजूमदार के सामने बारटेंडर बटा सूशेफ के रूप में काम किया। 23 एंटनी स्टार जन्म 25 अक्टूबर 1975 न्यूजीलैंड के एक अभिनेता है। उन्हें उनकी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है जैसे कि सीरीज आउटरेजस फॉर्च्यून 2005 से 10 में जेथरो और वैन वेस्ट की दोहरी भूमिकाएं, सिनेमैक्स सीरीज बंशी 2013 से 16 में लुकास हुड और अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहीरो स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज द बॉयज और इसके स्पिन ऑफ 2019 वर्तमान में होमलैंडर 1 जिसके लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। 2012 की ऑस्ट्रेलियाई फिल्म विश यू वेयर हियर में अपने अभिनय के लिए स्टार ने अन्य पुरस्कारों के अलावा सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आक्टा पुरस्कार जीता। आफ्टर द वॉटरफॉल 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन स्टार का जन्म वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में हुआ था। 2 बड़े होकर उन्हें सर्फिंग का शौक था। 3 और उन्होंने कराटे का प्रशिक्षण लिया। 4 स्टार बहुभाषी है और अंग्रेजी, इंडोनेशियाई, नॉर्वेजियन और स्पेनिश बोल सकते हैं। 5 उन्होंने रंगीटोटो कॉलेज में पढ़ाई की और 1993 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि वह एक अच्छे छात्र थे लेकिन वह अक्सर अनुपस्थित रहते थे। उन्होंने स्कूल में नाटक की कक्षाएं ली और विभिन्न प्रस्तुतियों में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया, अंततः पूर्णकालिक अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक पेट्रोल स्टेशन पर भी काम किया।
6. आजीविका 1995 से 2017 प्रारंभिक कार्य और सफलता। स्टार ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत 1990 के दशक में शॉर्टलैंड स्ट्रीट में एक छोटी सी भूमिका के साथ की थी और जेना वॉरियर प्रिंसेस में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2001 में स्टार को मर्सी पीक में टॉड वैन डेर वेल्टर के रूप में कास्ट किया गया, जो एक अतिथि भूमिका थी जिसे उन्होंने शो के 3 सीजन में निभाया। उन्हें सोप ओपेरा शॉर्टलैंड स्ट्रीट में लंबे समय से चल रहे किरदार वेवरली विल्सन के भाई की भूमिका भी मिली। वह मिन्नी क्रोजियर के किरदार के लेखन के हिस्से के रूप में कई हफ्तों तक दिखाई दिए। स्टार ने कहा कि उन्हें शो की तेज गति पसंद नहीं थी और उन्हें लगा कि इसकी वजह से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। 7. तब से स्टार की टेलीविजन उपलब्धियों में बच्चों की श्रृंखला हार्ड आउट में मुख्य कलाकार की भूमिका और पीईटी डिटेक्टिव्स और स्ट्रीट लीगल में अतिथि भूमिकाएं शामिल है। साथ ही सीरियल किलर्स में एक संक्षिप्त भूमिका भी शामिल है, जो कॉमेडी श्रृंखला है जिसे आउटरेजस फॉर्च्यून के सहनिर्माता जेम्स ग्रिफिन ने लिखा था। 2012 में विश यू वेयर हियर के प्रीमियर पर स्टार जुड़वा वैन और जेथरो वेस्ट की भूमिका निभाने के लिए स्टार को 2007 में एयर न्यूजीलैंड स्क्रीन अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस बाय एक्टर, क्वांटास टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और उसी वर्ष एशियाई टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। टीवी गाइड के पाठकों ने 2007 के टीवी गाइड बेस्ड ऑन द बॉक्स पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में भी स्टार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना। 2005 में उन्हें आउटरेजस फॉर्च्यून में उनकी भूमिका के लिए उद्घाटन क्वांटास टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम दिया गया। आउटरेजियस फॉर्च्यून की पहली सीरीज के निर्माण के दौरान स्टार ने टोआ फ्रेजर की पहली फीचर फिल्म नंबर 2 के लिए भी फिल्मांकन किया, जिसे 2006 की शुरुआत में न्यूजीलैंड में रिलीज किया गया था। स्टार की अन्य फिल्म क्रेडिट में रोजर डोनाल्डसन की द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन यूएस कॉमेडी फीचर विदाउट ए पेडल और ब्रैड मैकगेन की फीचर फिल्म इन माई फादर्स डेन शामिल है। आउटरेजियस फॉर्च्यून की दूसरी और तीसरी सीरीज के बीच स्टार ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म पर काम किया। स्टार सेक्स विद स्ट्रेंजर्स 2005 के दूसरे संस्करण में मंच पर दिखाई दिए। 2004 में स्टार ने 2 थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया, ऑकलैंड के साइलो थिएटर में क्लोजर 8 और हेराल्ड थिएटर में कॉलिन मिशेल द्वारा निर्देशित सेक्स विद स्ट्रेंजर्स 9। आउटरेजस फॉर्च्यून के 5वें और 6ठे सीजन के फिल्मांकन के बीच स्टार ने फीचर फिल्म आफ्टर द वॉटरफॉल और टेलीफीचर स्पाइज एंड लाइज में अभिनय किया। 2011 में स्टार ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ड्रामा रश के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने सीनियर सार्जेंट चार्ली लुइस की भूमिका निभाई। 10 लोडाउन की दूसरी सीरीज में भी उनकी भूमिका थी। 2013 से 2016 तक स्टार ने टेलीविजन सीरीज बंशी में अभिनय किया, जो यूएस टेलीविजन पर उनकी पहली भूमिका थी। जॉन स्मिथ की भूमिका निभाते हुए एक पूर्व अपराधी जो 15 साल जेल में रहने के बाद लुकास हुड की पहचान ग्रहण करता है, बंशी का नया शेरिफ बन जाता है। अपने पूर्व प्रेमी अनास्तासिया के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए दोनों को पता चलता है कि वह उस आदमी का एक दूर का हिंसक संस्करण बन गया है जो वह कभी था। 11 शो का चौथा और अंतिम सीजन अप्रैल 2016 में शुरू हुआ। 2016 में भी स्टार ने सीबीएस अपराध रेहे श्रृंखला अमेरिकन गॉथिक में मुख्य किरदार गैरेट हॉथोर्न को चित्रित किया। 2018 वर्तमान द बॉयज को विश्वव्यापी मान्यता। सितंबर 2004 में एंडरसन पर एक अन्य महिला ने यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था, जिसने दावा किया था कि एंडरसन ने यौन रूप से विचारोत्तेजक टिप्पणी की और फिर ऑल अबाउट द एंडरसन के सेट पर अपने ड्रेसिंग रूम में उसके साथ मारपीट की। 20 जुलाई 2018 को यह पता चला कि लॉस एंजल्स पुलिस विभाग द्वारा एक अन्य यौन उत्पीड़न के आरोप के लिए उनकी जांच की जा रही थी। 4 सितंबर को सबूतों की कमी के कारण लॉस एंजल्स जिला अटॉर्नी कार्यालय ने
एंडरसन के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का फैसला किया। 52 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 एलियन एवेंजर्स गलीहुड 2 टीवी फिल्म 1999 टूट जाता है कैदी 1 जिंदगी कुकी ट्रिप-इन जेड बॉय लिबर्टी हाइट्स स्क्रिबल्स 2003 स्ट्राइक रक्षक 1 रोमियो को मरना ही होगा मॉरिस बड़ी माँ का घर नोलन मैं और आयरीन जमाल बेली गेट्स अर्बन लीजेंड्स फाइनल कट स्टेन वाशिंगटन 2001 राज्य आय जूनियर स्लोकुंभ स्पॉट रन देखें बेनी बाहर निकलने वाले जख्म टीके जॉनसन 2 लोग खेल सकते हैं यह खेल टोनी 2002 नाई की दुकान जेडी 2003 कंगारू जैक लुई बुकर पालना 2 कब्र मामूली सिपाही मालिबू के सर्वाधिक वांछित पीजे ट्री डरावनी फिल्म 3 महालिक 2004 मेरे बच्चे का पिताजी एजेंट कोडी बैंक्स 2 डेस्टिनेशन लंदन डेरेक बोमन हेरोल्ड और कुमार व्हाइट कैसल जाते हैं बर्गर शेक कर्मचारी 2005 हलचल और प्रवाह चाबी राजा की फिरौती मेलकम किंग धोखा दिया गया बिल स्टॉर्क आवाज हॉज को 2012 में इनएडमिसिबल एविडेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिला है 26 और 2006 में गाइज एंड डॉल्स के लिए एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 27 2010 में ला केज ऑक्स फॉल्स के लिए एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता 15 उन्हें रॉयल कोर्ट में डम्बशो में उनकी भूमिका के लिए 2005 के इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी नामांकित किया गया था 28 डगलस ने ला केज ऑक्स फॉल्स के ब्रॉडवे ट्रांसफर में एल्बिन के रूप में अभिनय किया जिसके लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार 29 एक संगीत में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार 30 और एक संगीत में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता 31 उन्होंने मूल रूप से 2008 में लंदन में मेनियर चॉकलेट फैक्ट्री में और फिर वेस्ट एंड में प्लेहाउस थिएटर में भूमिका निभाई 32 टेलीविजन पीटर सियर्स के साथ हॉज ने अमेजन वर्षावन के बारे में पचा मामा का आशीर्वाद और फॉरेस्ट पीपल का सहलेखन किया जिसे 1989 में बीबीसी टेलीविजन पर नेशनल यूथ थिएटर द्वारा प्रदर्शित किया गया था वह बीबीसी के प्रोडक्शन मिडल मार्च में दिखाई दिए जिसे एंड्रयू डेविस ने जॉर्ज इलियट के उपन्यास से रूपांतरित किया और एंथनी पेज द्वारा निर्देशित किया अमेरिका में इसे 1994 में मास्टरपीस थिएटर पर प्रसारित किया गया उनकी अन्य टीवी प्रस्तुतियों में प्रमुख भूमिकाएं शामिल है बिहेविंग बैडली 1989 कैपिटल सिटी 1989 से 1990 ए फैटल इन्वर्जन 1992 ब्लिस 1995 ओनली फूल्स एंड हॉर्स 1996 द अनइनवाइटेड 1997 द स्कोल्ड्स ब्रिडल 1998 शॉकर्स डांस 1999 द लॉ 2000 ट्रोलोप के द वे वी लिव नाउ 2001 का बीबीसी धारावाहिक रूपांतरण रोजर कार्बरी के रूप में द रशियन ब्राइड 2001 रेड केप 2003 से 2004 33 स्पूक्स 2005 आईटीवी का 2007 का मैंसफील्ड पार्क रूपांतरण सर थॉमस बर्त्रम के रूप में और जेम्स हेस्द वारा निर्देशित टीवी के लिए बनी फिल्म लिफ्ट बीबीसी 4 के लिए 2007 में बनी हार्ट्सवुड फिल्म्स प्रोडक्शन पॉल साइक्स की भूमिका में एक निरंतर परेशान अत्यधिक तनावग्रस्त मध्यम आयु वर्ग के प्रतिबद्धताओं वाले व्यवसायी 34 2010 में वे बीबीसी सिटकॉम आउटनंबर्ड की तीसरी श्रृंखला के द रेस्टोरेंट एपिसोड में ब्रिक बोलेंजर के रूप में दिखाई दिए जो एक अमेरिकी चिकित्सक है जो आंटी एंजेला सामंथा बॉन्ड द्वारा अभिनीत से विवाहित है यह चरित्र 2011 में चौथी श्रृंखला की एक कहानी में शामिल था लेकिन कभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया 2012 में
हॉज ने बीबीसी ड्रामा वन नाइट में एक भूमिका निभाई, साथ ही साजिश थ्रिलर मिनी सीरीज सीक्रेट स्टेट और ITV एक ड्रामा द टाउन में भी दिखाई दिए। 2016 में उन्होंने जॉन ले कैरे के द नाइट मैनेजर के बीबीसी रूपांतरण में रेक्स मेव्यू के रूप में अभिनय किया। 2017 में वह एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर के एक एपिसोड ब्लैक म्यूजियम में दिखाई दिए। 35 वह पेनी ड्रेडफुल सीरीज में इंस्पेक्टर बार्थोलोम्यू रस के रूप में दिखाई दिए। 36 उन्होंने जैक व्हाइटहॉल, स्टीफन ग्राहम और डेविड सुचेत के साथ एवलिन वॉ के डिक्लाइन एंड फॉल के बीबीसी रूपांतरण में ग्रिम्स की भूमिका निभाई। 37 2020 से 2023 तक हॉज ने एले फैनिंग और निकोलस हाउल्ट के साथ द ग्रेट में कैथरीन द ग्रेट की सेनाओं के प्रमुख जनरल वेलेमेंटोव की भूमिका निभाई। 38 संगीत डग हॉज ने अपनी खुद की रचनाओं के 2 एल्बम जारी किए, 2005 में काउली रोड सॉन्ग्स 39 और 2009 में नाइट बस। 40 उन्होंने मीन टाइम के अपने गीत पावर कट के लिए स्टाइल्स और ड्रू 2012 बेस्ट न्यू सॉन्ग अवार्ड जीता। यह संगीत उन्होंने एशलिन डिट्टा के साथ मिलकर लिखा था। 41 मैं अपनी पूरी जिंदगी गाने लिखता रहा हूं, लेकिन देर रात को कभी कभार गर्लफ्रेंड के साथ गाने के अलावा मैंने कभी किसी को नहीं गाया। फिर पिछले साल मैंने आखिरकार ऑक्सफोर्ड और उसके आसपास के कई स्थानों पर गाना शुरू किया। हर बार जब मैं कोई नया गाना लिखता तो मैं एक्स काउली रोड पर जाता और उसे गाता। फिर राइटबैक रिकॉर्ड्स ने मुझे उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कहा। हम सिर्फ 4 दिनों के लिए बैनबरी के ब्लू मून स्टूडियो में गए। यह काउली रोड सॉन्ग्स वही है जो हमने बनाया। डगलस हॉज 42 व्यक्तिगत जीवन 2013 तक हॉज अभिनेत्री टेसा पीक जोन्स के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। एक बाद में उन्होंने अमेरिकी विगमेकर अमांडा मिलर से शादी कर ली। 38 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1988 सलोमी का अंतिम नृत्य जॉन द बैप्टिस्ट बटा लॉर्ड अल्फ्रेड बोसी डगलस। 1989 डीलरों पैट्रिक स्किल। डगलस विलियम हॉज जन्म 25 फरवरी 1960 एक अंग्रेजी अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार है। उनका थिएटर के साथ साथ फिल्म और टेलीविजन में भी व्यापक करियर रहा है, जहां वे रॉबिन हुड 2010, लीजेंड्स ऑफ ओज, डोरोथीज रिटर्न और डायना दोनों 2013, पेनी ड्रेडफुल 2016, कैटास्ट्रोफ 2018, जोकर और लॉस्ट इन स्पेस दोनों 2019 और द ग्रेट 2020 से 2023 में नजर आ चुके हैं। प्रारंभिक जीवन हॉज का जन्म 25 फरवरी 1960 को प्लायमाउथ, डेवॉन में हुआ था। 2 जब वे छोटे थे तो उनका परिवार विगमोर, गिलिंगम, केंट चला गया। 3 उन्होंने फेयरव्यू प्राइमरी स्कूल और रेनेम, केंट में द हॉवर्ड स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा में छात्र के रूप में स्थान दिया गया था। 4 लेकिन वे खुश नहीं थे और स्नातक होने से पहले ही छोड़ दिया। 5 इसने अभिनेता बनने की उनकी इच्छा को कभी प्रभावित नहीं किया। 5 आजीविका थिएटर हॉज ने हेरोल्ड पिंटर के नाटकों में अभिनय किया है, जिसमें फरवरी 1993 में कॉमेडी थिएटर में नो मैन्स लैंड, सितंबर 1993 में अल्मेरा थिएटर में मूनलाइट, ए काइंड ऑफ अलास्का, द लवर, मई 1998 में डॉनमार वेयरहाउस में द कलेक्शन, नवंबर 1998 में रॉयल नेशनल थिएटर के लिटलटन थिएटर में बेट्रेयल में जेरी की भूमिका, और नवंबर 2000 में कॉमेडी थिएटर में द केयरटेकर में एस्टन की भूमिका, जिसमें माइकल गैम्बोन, डेविस और रूपर्ट ग्रेव्स मिक सहकलाकार थे, जिसका निर्देशन पैट्रिक मार्बर ने किया था, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 6 मई 1994 में नेशनल थिएटर के लिए हॉज ने फिलिडा लॉयड के ओलिवियर थिएटर में शेक्सपियर के पेरिकल्स के मंचन में शीर्षक भूमिका निभाई, और मई 1997 में कॉटेस्लो थिएटर में रॉन डेनियल द्वारा
निर्देशित स्टीफन पोलियाकोफ के ब्लाइंडेड बाय द सन में अल की भूमिका निभाई। 2002 में हॉज ने राउंड हाउस में द विंटर टेल के आरएसी पुनरुद्धार में लियोन्टेस की भूमिका निभाई। 7 अप्रैल 2003 में उन्होंने प्लेहाउस थिएटर में चेखव के थ्री सिस्टर्स के माइकल ब्लेकमोर के पुनरुद्धार में आंद्रेई की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने टेरी जॉनसन द्वारा निर्देशित जो पेनहॉल के फंसाने की पत्रकारिता के अध्ययन डंब शो में बैरी के रूप में रॉयल कोर्ट की शुरुआत की। 8 हॉज का निर्देशन पदार्पण 2004 में ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में द डंब वेटर एंड अदर पीसेज के डबल बिल में हुआ। 5 हॉज 2005 में पिकाडिली थिएटर में गाइज एंड डॉल्स के पुनरुद्धार में नाथन डेट्रोइट की भूमिका निभाते। 2006 की गर्मियों के दौरान उन्होंने शेक्सपियर के ग्लोब में टाइटस एंड्रोनिकस में शीर्षक भूमिका निभाई। 10 इसके साथ ही उन्होंने सी हाउ दे रन के साथ अपना वेस्ट एंड निर्देशन की शुरुआत की, जो फिलिप किंग द्वारा 1940 के दशक का युद्धकालीन नाटक था, जिसके पहले उन्होंने यूके का दौरा किया था। 11 जब उनका प्रोडक्शन वेस्ट एंड में खुला तो नैन्सी कैरोल ने विकर की युवा पत्नी की भूमिका में हैटी मोराहन से पदभार संभाला। 12 मई 2007 में उन्होंने नेशनल थिएटर में निहाई थिएटर कंपनी के साथ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ में न्यूरोसर्जन फ्रैंक के रूप में एक गे टेनर आवाज का प्रदर्शन किया, जो संगीत के साथ एक प्रोडक्शन था जो इसी नाम की फिल्म की घटनाओं पर आधारित था। 13 इसके अलावा 2007-2008 में हॉज ने ला केज ऑक्स फॉल्स के लंदन पुनरुद्धार में एल्बिन के रूप में अभिनय किया, जो मूल रूप से मेनियर चॉकलेट फैक्ट्री में खेला गया था। 14 बाद में उन्होंने वेस्ट एंड में प्लेहाउस थिएटर में इस भूमिका को दोहराया और संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2009 ओलिवियर पुरस्कार जीता। 15 2010 में लाकेज ऑक्स फॉल्स का लंदन उत्पादन लॉन्गकेयर थिएटर में ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया, जिसमें एल्बिन के रूप में हॉज और जॉर्जेस के रूप में केल्सी ग्रामर थे। हॉज ने अपने प्रदर्शन के लिए एक संगीत में एक अग्रणी अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2010 टोनी पुरस्कार जीता। 2011 में जॉन ओसबोर्न के इनएडमिसिबल एविडेंस का लंदन के डॉनमार थिएटर में पुनरुद्धार ने हॉज को संकट में वकील मैटलैंड की एक और भूमिका की पेशकश की। 16 हॉज को उनके प्रदर्शन के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2012 में हॉज ब्रॉडवे में लौट आए जब उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के साइरानो डी बर्गेरेक के पुनरुद्धार में। 17 अक्टूबर 2012 में हॉज को थिएटर रॉयल ड्रूरी लेन लंदन में म्यूजिकल चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री द म्यूजिकल में विली वोंका के रूप में लिया गया था। 18 2015 में हॉज ने ब्रॉडवे निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। पिंटर के 1971 के नाटक ओल्ड टाइम्स के पुनरुद्धार का निर्देशन किया, जिसमें क्लाइव ओवेन, ईव बेस्ट और केली रेली ने अभिनय किया और अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में खोला गया। 19 लिखना हॉज ने एशलिन डिट्टा के साथ एक संगीत लिखा, जिसे अस्थायी रूप से मीनटाइम कहा गया। जोसेफिना गैब्रिएल, डेनिस लॉसन और कई अन्य लोगों ने एक कास्ट रिकॉर्डिंग में भाग लिया और रोरी किन्नर, इंदिरा वर्मा और सिलियन मर्फी सहित अभिनेताओं ने पुस्तक के वाचन में भाग लिया। 20 उन्होंने डोडी स्मिथ के उपन्यास पर आधारित संगीत में 101 डाल्मेटियन के लिए संगीत और गीत लिखे, जो जॉनी मैकनाइट की एक किताब जिनी हैरिस द्वारा मंचीय रूपांतरण से के साथ रीजेंट पार्क ओपन एयर थिएटर में प्रदर्शित हुआ। यह संगीत में नाटक मई 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे जुलाई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रास्ते पर लाने वाला हॉज का एक लेखक, निर्देशक और संगीतकार के रूप में समानांतर करियर है। हाल ही में उन्होंने 2012 में मेनियर चॉकलेट फैक्ट्री में टॉर्च सॉन्ग ट्रिलॉजी का निर्देशन किया था। 21 वह 2009 में डिमेटोस का निर्देशन करते हुए डोनमार थिएटर में एसोसिएट डायरेक्टर थे। 22 2007 में एब्सर्डिया का निर्देशन किया था। 23 उन्होंने बर्मिंघम रिपर्टरी थिएटर में
ब्रायोनी लेवरी द्वारा लास्ट ईस्टर के विश्व प्रीमियर का निर्देशन किया। 24 और सी हाउ दे रन। 25 उन्होंने वर्ष 2000 में मिलेनियम डोम शो का भी निर्देशन किया। पुरस्कार दोस्तों इसे सीधा OTT पर उतारा जा रहा है और 10 अप्रैल 2025 इसकी रिलीजिंग डेट रहने वाली है। 108 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ रहने वाली है। बाकी अमेरिका में इसे बनाया गया है, तो आप इसे प्रेजेंट टाइम पर 10 अप्रैल से एक तरह से देख पाओगे प्राइम वीडियो पर। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।